हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूलैंड लैब्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूलैंड लैब्स के बिज़नेस को, समझेंगे उसकी कंपनी के ओवरव्यू लेंगे, फिनेंशियल परफॉर्मेंस का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, Q4 रिजल्ट्स के अपडेट को डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट कमेंट्स और आउटलुक यहाँ पे क्या है, वहीं पे बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनका कोई नया एक्सपेंशन प्लान वगैरह कैसा चल रहा है, और वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपको न्यूलैंड लैब्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट है। वहीं पे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि न्यूलैंड लैब्स का शेयर यहाँ पे लगभग 10% से कैसे गिर गया रिजल्ट्स आने के बाद, ऐसा क्या आया है रिजल्ट में, ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ों बताने के बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको ये बताएंगे इसमें टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, और वहीं पे हम लोग ये भी बताएंगे आपको कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमारे लिए यहाँ पे क्या व्यू है और क्या ओपिनियन है और आपको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आप हमारे ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड से नहीं जुड़े हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जहाँ पे एक रोबोट के जरिए सारी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ सभी बड़े बड़े चैनल्स से लेके हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो ऑटोमेटेड बेसिस पे फीड होती है, अगर आपने वो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। लगभग यहाँ पे 2500 से 2700 लोग जुड़ चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो आप सर्च कीजिए बीट द स्ट्रीट टेलीग्राम पे, आप पहुँच जाएंगे। एक 2700 लगभग 2600-2700 लोग हैं वहाँ पे। आप जाएंगे, आपको वहाँ पे सभी न्यूज़ मिल जाएंगी, ब्रोकरेज रिपोर्ट से लेकर कॉन कॉल, मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे, सभी स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट हम लोग वहाँ पे डालते रहते हैं। चलिए बात करेंगे न्यूलैंड लैब्स के बारे में। देखिए रिजल्ट्स ख़राब है, देखिए ठीक है, और उसी के कारण यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में, यहाँ पे शेयर प्राइस में यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला है। उसके पीछे हम लोग जानेंगे। अगर आप देखोगे तो FY21 के लिए जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो यहाँ पे 24.3% से बढ़ा है। 953 करोड़ का FY21 का रेवेन्यू रहा है, और वहीं पे EBITDA मार्जिन 3.4% से बढ़ के रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी जो सबसे पहले मैनेजमेंट कमेंट्स वगैरह हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो है EBITDA मार्जिन, जो कि 15.4% आया है। देखो मैनेजमेंट ने क्या बोला था Q3 के अंदर, वहाँ पे उन्होंने बोला था 20% का मार्जिन हम लोग मेंटेन करेंगे, हमारा ये एक्सपेक्टेशंस है, बट वो Q4 के अंदर मेंटेन नहीं कर पाया। लगभग 19% का यहाँ पे EBITDA मार्जिन दिया था, वो यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाया, और उसके कारण यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम वहीं से चालू होती है। और इसी के कारण अगर आप देखोगे पैट जो है वो 35% से कम हुआ है, और अगर आप टोटल इनकम के अंदर ग्रोथ देखते हो तो बहुत ही डिसेंट ग्रोथ है, और EBITDA नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पैट मार्जिन भी यहाँ पे लगभग 4% से कम हो गया। तो Q-on-Q बेसिस पे परफॉर्मेंस यहाँ पे रहती है ख़राब। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप इसको फिनेंशियल परफॉर्मेंस को यहाँ पे अगर आप देखते हो YoY बेसिस पे, तो 33% से रेवेन्यू बढ़ा है, EBITDA यहाँ पे 26% से बढ़ा है, और बाकी पहले कंपनी लॉस में थी तो यहाँ पे पैट्स वगैरह बेसिस पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, एक और बात ये है कि यहाँ पे न्यूलैंड लैब्स का जो बिज़नेस वगैरह अगर आपको समझना है तो क्या होता है, वो कैसे काम करती है, इसका हम लोग ने इससे पहले एक जो डिटेल वीडियो डाला था जिसमें सारी बिजनेस सेलियंस वगैरह सारी चीज़ें बताई थी। तो अगर आपको देखना है तो आप आई बटन दबा के देख सकते हो, उसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। ये एक API फार्मा कंपनी है, ठीक है, और वहीं पे इनके 2-3 बिजनेस सेगमेंट है, API, स्पेशलिटी APIs, और फिर यहाँ पे क्रैम्स बिजनेस है, जो हम लोग ने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो के अंदर कि ये कैसे काम करता है, तीनों बिजनेस में क्या क्या फ़र्क है। अच्छा, वहीं पे अगर आप देखोगे तो YoY जो ग्रोथ है, अगर आप पूरे साल के लिए अगर देखते हो तो 24% की ग्रोथ है, और वहीं पे अगर आप देखोगे 405% से इनका प्रॉफिट बढ़ा है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी नहीं है। अगर आप देखते हो Q4 की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये परफॉर्मेंस को कंपनी ने यहाँ पे अच्छी नहीं रही है। अच्छा, वहीं पे एक और बात ये भी है कि ये जो स्टॉक है ना, ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट टाइम बताया था, जो हमने ब्लॉग भी लिखा था कि ये है ना, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ना API की, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग ने उस टाइम भी यहाँ पे कॉशियस होने के लिए बोला था। और बाकी जो अगर आप देखो कि ग्रैन्यूल्स वगैरह से कंपेयर करते हो ना, ग्रैन्यूल शायद मेरे हिसाब से एक ऐसी अच्छी API कंपनी जो सबसे ज़्यादा कम भाव पर ट्रेड हो रही है, और उसका जो अभी रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छे। इस वीडियो के जस्ट बाद हम लोग ग्रैन्यूल्स का वीडियो डालेंगे, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशंस काफ़ी कम है। अच्छा, अब अगर हम बात कर लेते कंपनी के चेयरमैन और CEO का क्या कहना है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो सुचेत दावुलरी हैं, उन्होंने तो कोई खास कमेंट नहीं दिया है, बट यहाँ पे सहर्ष ने जो कमेंट दिया है वो काफ़ी अच्छा है। देखो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो CMS बिजनेस है, जो कि है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाला जो बिजनेस है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में थे अब वो यहाँ पे कुछ इस फेज़ पे पहुँच गए, क्रिटिकल मास फेज़ पे पहुँच गए, जिसका यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पे अच्छा है। और वहीं पे अगर आप देखोगे उन्होंने बोला कि यूनिट 3 भी यहाँ पे इस फिजिकल ईयर एंड में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑपरेशनल हो जाएगी। अच्छा, CMS बिजनेस और ये सारा बिजनेस मेरे को लगता है एक बार मैं बता ही देता हूँ क्या क्या होता है। देखो
यहाँ पे है ना एपीआई, ये जो है ना इसका बिजनेस है ना, 3 तरह के एपीआई है। एक है बेसिक एपीआई, ठीक है, फिर उसके बाद एक स्पेशलिटी एपीआई है, और उसके बाद एक सीएमएस बिजनेस है। अभी यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ समझो, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये है मारुति सुजुकी बनाना, ठीक है। बेसिक एपीआई मतलब हाई वॉल्यूमिनस बिजनेस होता है, और वहीं पे मार्जिन्स यहाँ पे लो होते हैं। स्पेशलिटी एपीआई मीडियम वॉल्यूम्स, मीडियम मार्जिन्स होते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करते हो मारुति की जगह, अब यहाँ पे आप ले लो एक तरीके से, आप इनोवा ले लो, ठीक है, ये इनोवा बनाने का काम है। और वहीं पे अगर आप देखो कि सीएमएस बिजनेस क्या है, वो ऑडी है, ऑडी बनाना है। इसमें हाई मार्जिन होता है और लो वॉल्यूम्स होती है, इसमें मीडियम वॉल्यूम्स मीडियम मार्जिन, ये इस तरह का है। और बनाते तीनों ही सेगमेंट यहाँ पे एपीआई बनाते हैं। बट यहाँ पे सीएमएस जितना ज़्यादा चलेगा, और सीएमएस को बनाने में, सीएमएस को कॉमर्शियलाइज करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अच्छा, अगर कभी भी आप ये देखेंगे रिजल्ट्स के अंदर, जहाँ पे सीएमएस बिजनेस का परफॉर्मेंस अगर वीक होता है ना, तो ओवरऑल कंपनी के यहाँ पे मार्जिन पे भी फर्क पड़ता है। अगर अपन देखेंगे अभी यहाँ पे हमें पता ही पड़ेगा कि सीएमएस बिजनेस के अंदर परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रही है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, यहीं पे अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीएमएस बिजनेस का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे ड्रिवन हुआ है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से। और वहीं पे स्पेशलिटी बिजनेस जो है स्टेबल क्वार्टर लेड बाय, ये कुछ इनके स्पेशलिटी बिजनेस है। अच्छा, प्राइम सेगमेंट क्या हुआ, ये बेसिक एपीआई है, और नाइके वाला ये बेसिक एपीआई बिजनेस है जिसके अंदर ये कुछ एपीआईज है। अच्छा, एबिटा मार्जिन यहाँ पे जो डिक्रीज हुआ है, अगर आप देखोगे 100 बीपीएस पॉइंट्स है, तो यहाँ पे उसके जो फैक्टर्स है, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल इशूज़, रॉ मटेरियल सोर्सिंग एक बहुत बड़ा इशू बताया। और वहीं पे कंपनी ने क्या किया, वन ऑफ सेटलमेंट किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर 9.5 करोड़ रुपीस हो गए। और एनजीटी सेटलमेंट है, तो ये बेसिकली 2 सेटलमेंट है जो कि वन टाइम एक्सपेंस है, उसके कारण हुआ है। ओवरऑल बाकी वन ऑफ सेटलमेंट को अगर अपन हटा दे तो एक अच्छे खासी यहाँ पे वो आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे इनकी परफॉर्मेंस चल रही है और कैसे कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है। अभी अगर आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे जो पैट है, पैट मार्जिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैसे कैसे जो है ना, ये वाला जो पैट मार्जिन है सबसे कम है इस बार, ठीक है। वहीं पे अगर अपन देखेंगे इबिटा मार्जिन भी इस बार सबसे कम है। तो ये सारी चीज़ें बाजार को अच्छी नहीं लगी और बाजार ने इसके शेयर को तोड़ दिया। और वहीं पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है, और लेकिन आप देखोगे शेयर प्राइस तो यहाँ पे हर बार भाग रहा था, बट वो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है और शेयर प्राइस में जो ग्रोथ है वो बिल्कुल मिसमैच हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, FY21 के लिए जो EPS है वो 63 रुपीज़ का EPS है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे इसका अगर आप निकालते हो अभी लगभग 2700 रुपये का भाव चल रहा है, और उसके बाद अभी ये जो टूट के अभी लगभग 2400 रुपये आया, तो इसका पी रेशो बैठेगा करीबन यहाँ पे 38 का, लगभग 40-38 का यहाँ पे पी रेशो बैठता है, जो कि बहुत ही हाई पी स्टॉक है। एपीआई के अंदर इतने हाई पी नहीं होते, लगभग जो पी बैठता है वो 30 से 20 की रेंज में बैठता है, और पर इसमें कुछ ज़्यादा ही हाई पी स्टॉक है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्यू ऑन क्यू मूवमेंट देखोगे तो आप ये देखोगे ना, यहाँ पे ये जो बिज़नेस है, ये वाला सीएमएस बिज़नेस जो है ना, इसके अंदर सबसे कम रेवेन्यू रहा है। अगर आप देखोगे Q1 में इतना कम हुआ था, फिर Q2 Q3 में जो 37% था वो बिज़नेस यहाँ पे कम हो गया। सबसे ज़्यादा जो हाई वॉल्यूम हाई मार्जिन वाला जो बिज़नेस था ना वो सबसे कम हुआ है। उसके अलावा प्राइम एपीआई जो लो वॉल्यूम वाला बिज़नेस था वो बड़ा है। बट वहीं पे अगर आप देखोगे नीके और स्पेशलिटी जो बिज़नेस है वो बड़ा है। ओवरऑल यहाँ पे ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, क्रैम्स बिजनेस जो था जिसको अपन सीएमएस बिजनेस बोलते हैं, यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे परफॉर्मेंस वीक रही है, और जो कि यहाँ पे सभी को अच्छा नहीं लगा है। और वहीं पे वाई बेसिस पे भी अगर आप देखते हो तो ये लगभग जो सीएमएस बिजनेस है ये केवल 3% से बढ़ा है, और यहाँ पे जो नाइके वाला जो बिजनेस है ये 1% से कम हुआ है, और ओवरऑल यहाँ पे इसका जो 1% से यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें ये बाजार को अच्छा नहीं लगा कि सीएमएस बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब रहती है। तो अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे ये बिजनेस सेलियंस है। अच्छा, अब मैं इसमें समझा देता हूँ क्या होता है। कंपनी के टॉप 10 प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर आप देखोगे एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अगर आप देखते हो तो टॉप 10 प्रोडक्ट्स यहाँ पे 55% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पे FY21 के लिए 54% है, और टॉप 5 जो प्रोडक्ट्स है वो लगभग 38% कंट्रीब्यूट करते हैं, और Q4 के अंदर 39% किया है। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स का और या फिर इन कस्टमर्स का यहाँ पे जितना कम शेयर होगा ना, टॉप जो परसेंटेज है ना, जितना कम होगा ना, उतना डाइवर्सिफिकेशन रिस्क यहाँ पे कंपनी की कम होती जाएगी। वहीं पे अगर आप देखोगे YOY बेसिस पे भी एज अ कस्टमर देखते हो तो टॉप 10 कस्टमर यहाँ पे लगभग ये 10 कस्टमर है जो 49% रेवेन्यू देते हैं, और टॉप 5 कस्टमर्स हैं जो लगभग यहाँ पे 36% रेवेन्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रेशो है ना, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये कम होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा कम होता जाएगा ना उतना अच्छा है, और ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो ओवरऑल यहाँ पे इन पे डिपेंडेंस कम होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये कंपनी ने वापस ये बताया प्राइम सेगमेंट के अंदर कैसे काम हो रहा है, और वहीं पे क्रैम्स के अंदर, नाइकी स्पेशलिटी के अंदर कैसे हो रहा है। क्रैम्स में देखोगे तो सबसे ज़्यादा है, अगर आप देखोगे ना रेशो, तो यहाँ पे 10 कस्टमर लगभग 87% रेवेन्यू देते हैं, और बाकी केवल जो है 13% ही देते हैं।
और उसके अलावा की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स वगैरह है, ये आप ये देख सकते हो। सीएमएस रेवेन्यू स्प्लिट है, ये कैसे कैसे आता है। ये कॉमर्शियल बिजनेस, इसमें दो सेगमेंट होते हैं सीएमएस के अंदर भी, एक कॉमर्शियल और एक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट रेवेन्यू जो है इस बार ज़्यादा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो Q4 के अंदर मैनेजमेंट ने बोला है 39 करोड़ का डेवलपमेंट सेगमेंट है और 21 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे जो कॉमर्शियल सेगमेंट से आए हैं। और अगर आप देखोगे नए प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए हैं, बट वो जो हुए हैं वो कॉमर्शियल फेज़ के अंदर कंपनी ने 2 नए प्रोजेक्ट्स को ऐड किया है। और यही वाले जो फेज़ होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। और अगर अपन इन फेज़ में अगर कभी भी प्रोजेक्ट ऐड होता है तो लगभग 4-5 साल लग जाते हैं, 2 से 3 साल तो लगभग लगते ही लगते हैं इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कॉमर्शियल फेज़ में पहुँचने के लिए। वहीं पे कंपनी ने कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे जो थोड़े बहुत मेजर्स लिए, बिजनेस प्रोसेस वगैरह के अंदर चेंजेस किए, जैसे कि यहाँ पे कस्टमर एंगेजमेंट वगैरह बढ़ाया है, फार्मा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, और थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रोडक्शन और क्वालिटी के अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा वर्कफोर्स डाली है, ताकि किसी भी तरह के अगर जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को कोविड हो जाता है तो यहाँ पे बिजनेस अफेक्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा ये आप है देख सकते हो न्यूलैंड की यहाँ पे पूरी जर्नी है, कैसे चालू हुआ था 1984 से लेके यहाँ पे 2021 तक। अगर आप देखोगे तो ये उनकी जर्नी है जो हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी इसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया अभी तक 2021 में। बट Q4 ने सबको यहाँ पे नाराज़ किया है, Q4 की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। फिर यहाँ पे जो जेनेरिक जो है बेसिकली ये प्राइम यहाँ पे एक बहुत ही प्राइम API की तरह यहाँ पे इन्होंने काम किया था बेसिक API से, और अब ये लोग आ चुके हैं बेसिकली क्रैम्स बिजनेस के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाइके सेगमेंट है और उसमें मार्जिन वगैरह ज़्यादा होते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे स्ट्रेटजी फॉरवर्ड क्या है, जो आप लगभग देखोगे टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करना, QBD जो इनका लैब है उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। फिर यहीं पे अगर आप देखोगे टारगेटिंग मॉलिक्यूल्स एट लेटर स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें डेवलपमेंट और जो कॉमर्शियल फेज़ वाले हैं उसके अंदर ये लोग मॉलिक्यूल्स को टारगेट करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और यहाँ पे लेटर स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में उनको यहाँ पे कॉमर्शियलाइज करना बहुत ईजी होता है। वहीं पर अगर आप देखोगे बिजनेस अप्रोच क्या रहेगी, यहाँ पे US और जापान के अंदर इनकी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना है, और बाकी यहाँ पे जो CMS पार्टनर, वहीं पे अगर आप देखोगे CMC पार्टनर है यहाँ पे, इसको कंप्लीट करना है और यहाँ पे CMS बिजनेस को बढ़ाना इनका बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। वहीं पे ये देखो इन्होंने ये भी बोला है कि क्रिएट अ सस्टेनेबल CMS बिजनेस दैट इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा इनके 3 प्लांट है, जिसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो ये जो यूनिट 3 है ये अभी नया प्लांट चालू हुआ है, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो इनकी ये कैपेसिटी है, ये आप देख सकते हो। और ये लगभग सारे ही प्लांट यहाँ पे हैदराबाद के अंदर है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लोकेशन रिस्क है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। लॉजिस्टिकल इश्यूज़ जो अपन ने देखा, यहाँ पे क्या होता है ना, इनकी सारे जो काम होता है ना हैदराबाद में होता है, तो अगर इनको कहीं से भी यहाँ पे, अब इनका हमेशा लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होगा। अगर इनकी 3 जगह अलग अलग प्लांट होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह इशू वो कम हो जाता है, क्योंकि अब आपको हैदराबाद से भी ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करना है, तो यहाँ पे आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होगा। बट अगर आपके मान लीजिए एक दिल्ली में होता है, एक मुंबई में होता है, एक हैदराबाद में होता है, तो आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर नॉर्थ इंडिया में सर्व करना है तो आप वहाँ की फैक्ट्री से बना के दे सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये बहुत ही हलवा है कि मान लीजिए कोई API यहीं पर बन रहा है तो वो वहाँ पर ही बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा टफ होता है, बट फिर भी यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह इसको मैनेज किया जा सकता है। ये कंपनी की R&D फैसिलिटी है, जहाँ पे कंपनी ने ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, लगभग 898 DMFs फाइल्ड वगैरह कर दिए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारे जो DMFs हैं, बेसिकली DMFs क्या होता है, एक तरीके का यहाँ पे अगर आप देखोगे ड्रग मास्टर फाइल जो होती है, एक तरीके का यहाँ पे एक रेगुलेशन जो अपना होता है, जैसे इंडिया में DGCA अब इंडिया में अपना जो ड्रग रेगुलेटर है और वैसे बाहर US FDA है, तो इन सबको यहाँ पे एक ड्रग के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, उसको DMF कहता है कि हमारी ड्रग को अप्रूव करो। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी कैसे कैसे अपने यहाँ पे बिजनेस को यहाँ पे ड्राइव करती है, 36% यहाँ पे लगभग यहाँ पे रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है और 4% इंडिया से आता है, 43% यहाँ पे यूरोप से आता है। जैसे कि आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें, और ये 2 मार्केट है, यूरोप वाला मार्केट सबसे ज़्यादा ग्रोइंग है, और सारी जो API कंपनीज है ना लगभग यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ही काम कर रही है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अभी इनको जो यहाँ पे जो इनकी यूनिट 3 है वो यहाँ पे लगभग चालू हो गई है, और इसकी यहाँ पे जो फुल्ली कैपेसिटी है वो रीच हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कितना ड्रॉ करती है, 75% से करती है, और रेगुलेटेड मार्केट मतलब जो एडवांस मार्केट है उनसे 93% रेवेन्यू आता है। फिनेंशियल्स के अंदर अपन ने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो की अगर अपन बात करें तो लगभग वो कम हो गया है, 0.22 रह गया है। अच्छा, यहाँ पे नेट डेब्ट का अगर अपन लेवल देखेंगे
तो ये लगभग यहाँ पे 152 रह गया है अभी अगर आप देखोगे नेट डेप्ट का लेवल, तो जो कि अच्छी बात है। और वहीं पे अगर अपन देखें इसका यहाँ पे जो नेटवर्थ है वो 782 करोड़ रुपीज़ की नेटवर्थ है। तो यहाँ में प्राइस टू बुक रेशो निकालने में काम आएगा। और ये कंपनी के यहाँ पे जो मैक्रो फैक्टर्स है जो कंपनी को यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी आउटलुक क्या रहता है, आउटलुक यहाँ पे कंपनी ने लगभग वही पुराना आउटलुक ही चिपका है मेरे को जितना लग रहा है। ये सारी वही चीज़ें हैं कि कंपनी यहाँ पे CMS बिजनेस को बढ़ाएगी और ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे वैसा ही है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वगैरह करेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगर आप मुझसे पूछते हो कि ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट्स में कि आपको क्या लगता है, तो मैं आपको बोलूँगा इसकी वैल्यूएशन अभी भी हाई है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। तो अभी यहाँ पे अभी एक तो ये करंट प्राइस ये नहीं रही है, अभी बदल गई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो ये भी पुराना है, तो यहाँ पे अभी अगर मान लीजिए मार्केट कैप अपना चल रहा है 3458 करोड़ का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और इसको अगर अपन डिवाइड करते 752 करोड़ से, तो लगभग यहाँ पे जो प्राइस टू बुक रेशियो आता है वो 5 के करीबन आएगा। तो ओवरऑल ये जो आप देख सकते हो ये ठीक है। बट यहाँ पे जो अगर आप पी देखोगे ना, तो पी यहाँ पे ग्रेन्यूल्स से कंपेयर करते हो तो ग्रेन्यूल्स का पी लगभग 16-18 का है। और वहीं पे अगर आप इसका रिटर्न और इक्विटी और ROCE देखोगे ना, तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंगल डिजिट ROCE और वो है। बट अगर अपन इसको सोलारा से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे सोलारा में आप देखो, सोलारा का एक तो पी है 26 का, इससे कम है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखते हो इनका जो यहाँ पे ROCE और ROE वो डबल डिजिट में। ग्रेन्यूल्स की बात करें, ग्रेन्यूल्स का तो लगभग यहाँ पे 20% से अप है। और वहीं पे अगर आप उसका पी देखते हो तो वो भी यहाँ पे कम है। तो ये सारी चीज़ें। और न्यूलैंड लैब्स इन दोनों ही से है ना, अगर आप देखोगे तो छोटी कंपनी है। और न्यूलैंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरी क्या राय रहती है, अभी जैसे 2425 का लगभग भाव चल रहा है, तो यहाँ पे आपको अभी क्या करना चाहिए। एक तो सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकली अपन देखेंगे तो यहाँ पे सारे टेक्निकल्स हिल चुके होंगे, क्योंकि जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 50% से टूटता है तो यहाँ पे सारे टेक्निकल्स हिल जाते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको राय बताऊं और टेक्निकल्स पे जाएं, अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना थोड़ा बहुत स्टेक बेचा है, 26.25 से यहाँ पे 26.22 किया है। 0.03% स्टेक बेचना भी एक बड़ी बात होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे FIIs की, तो उन्होंने स्टेक लगभग 2% से बढ़ाया है। और वहीं पे DIIs ने भी अपना स्टेक कम किया है, जो कि हमेशा उल्टा चलते हैं। और उसी के अलावा अगर आप देखोगे तो कौन कौन से बड़े DII वगैरह हैं, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे कौन कौन है, तो 1.56 कोटक सिक्योरिटीज़ है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो मुकुल अग्रवाल है, उनका जो स्टेक है उन्होंने बढ़ाया था, अभी यहाँ पे 2.34% स्टेक किया है। और फिर यहाँ पे डॉली खन्ना ने भी यहाँ पे 1.26% स्टेक लिया है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो FIIs के अंदर कौन कौन बड़े लोग हैं, तो FIIs की भी बात कर ले तो इसमें मालाबार है जिसके अंदर 9.95% स्टेक है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे तो ICGQ लिमिटेड करके एक फ़ंड है, और वहीं पे मैथ्यूज़ इंडिया फ़ंड है। तो ये सारी चीज़ें DIIs के अंदर अगर अपन देखते हैं तो कौन कौन से, तो मालाबार वैल्यू फंड को DII में डाल रखा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। अभी यहाँ पे 4.33 करके उनका स्टेक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अभी यहाँ पे कोई बढ़ा रहा है कोई कम कर रहा है, तो इससे आपको क्या जानकारी मिलती है। देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ कोई भी इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग का यहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न फॉलो नहीं करना है। एक तो वो जब भी ट्रेड करते हैं तो अपने को पता नहीं पड़ता है, अगर अनलेस एंड अनटिल वो ब्लॉक डील करते हैं तो, ठीक है। उनका पोर्टफोलियो होता है करोड़ों में और अपना होता है लाखों में, ठीक है। उनको एक स्टॉक में चंपत लग गई तो लग गई, ठीक है। आज आपको थोड़ी पता है मुकुल अग्रवाल के पास कौन कौन से शेयर्स है, वो तो बहुत सारे शेयर्स में खेलते हैं। आप सारे शेयर में तो शायद पैसा लगा भी नहीं सकते, और ना ही आप सारे शेयर को ट्रैक कर सकते हो, ना ही इतना आपके पास पैसा है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे खरीदता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमें उसको यहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न को एक अच्छा लेना चाहिए अगर कोई खरीदता है तो। बट यहाँ पे ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत अपना एक बेसिक रिसर्च करना चाहिए, कंपनी आखिर में करती क्या है और ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि न्यूलैंड में लोग बाग बहुत ज़्यादा इसको हाई वैल्यूएशंस के कारण यहाँ पे चलते जा रहे थे, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते जा रहे थे। बट हम लोग ने हमारे ब्लॉग जो 2 महीने पहले डाला था उसमें भी हमने बोला था कि इसकी वैल्यूएशंस सबसे ज़्यादा हाई है। तो आज हमने सोलारा और ग्रैन्यूल से भी इसको कंपेयर किया है। और अगर आपको और देखना है तो बाकी आप हमारा वो ब्लॉग देख सकते हो, उसमें हम लोग ने काफ़ी चीज़ें डिटेल में भी बताई है और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी कॉन कॉल्स वगैरह की अपडेट नहीं आई, कॉन कॉल अभी 5 बजे के लगभग होगी। उसमें जैसी अपडेट आएगा तो हम लोग टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे और वहीं पर पिन कॉमेंट में भी बता देंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टेक्निकल्स की। चलिए, तो टेक्निकल हम यहाँ पे लास्ट के 4 घंटे का देखेंगे। लास्ट के 4 घंटे में क्योंकि इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लास्ट के 4 घंटे में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई थी, और वहीं पे अगर आप देखोगे 1 घंटे के अंदर तो स्ट्रॉन्ग सेल यहाँ पे इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं। अभी क्यों हुआ है, क्योंकि रिजल्ट्स खराब आए हैं, ठीक है। क्रेम्स बिजनेस ने बहुत बेकार परफॉर्म किया, मार्जिन यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाए, तो ये सारी चीज़ें बाजार को अच्छी नहीं लगी। मैनेजमेंट ने ओवरऑल कोई कॉमेंट नहीं दिया है, वो यहाँ पे बता नहीं रहे कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई है। 2-3 चीज़ें हम लोग ने डिस्कस करी यहाँ पे, जो 2 यहाँ पे वन टाइम यहाँ पे एक्सपेंस थे। बाकी अब यहाँ पे सपोर्ट वगैरह देखते हो
तो यहाँ पे जो अभी सपोर्ट वगैरह है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2550 का एक सपोर्ट बता रखा था जो टूट चुका है। फिर 2429 के लगभग इस सपोर्ट पे अभी ये कंपनी काम कर रही है। फिर जो नेक्स्ट सीधा सपोर्ट बनता है वो 2222 का बनता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को ये देखना रहेगा कि ये वाले सपोर्ट पे यहाँ पे टिक पाता है या नहीं टिक पाता है। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो लोगों ने यहाँ पे पुराने टाइम से ले रखे थे ना, जो मतलब मान लीजिए 1000 रुपये के भाव से लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, वो बने रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 क्वार्टर में ये चीज़ें भी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछते हो कि यहाँ पे नया अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे उनको तो अब एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये थोड़ा बहुत रिकवरी में नहीं आ पाएगा। ये बियरिश जोन में जा चुका है, आज रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं है और ये यहाँ पे जो ट्रेडिंग है इसकी यहाँ पे बहुत इसको पीट दिया गया है। तो ये हो सकता है 2222 तक के लेवल आ जाए। अच्छा, किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो सबसे पहले 2222 का एक लेवल होगा जहाँ पे ये फ्रेश बाइंग हो सकती है एंट्रेंस के लिए। और वहीं पे अगर जो सजेस्टेड बेस्ट बाइंग रेंज वो ये होगी कि 2000 के लेवल्स यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ऑलरेडी इतना भगाया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ये भी समझिए, अगर कोई शेयर यहाँ पे 50 से 60% भागता है और अगर कल को एक दिन में 10% टूटता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे शेयर प्राइस तो यहाँ पे भाग रहा है 100% से, बट रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ता है, लगभग 30-35% से बढ़ा है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल तो यहाँ पे सिंगल डिजिट ग्रोथ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को समझनी चाहिए कि आखिर में बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना यहाँ पे शेयर प्राइस परफॉर्म कर रहा है। तो एक ना एक दिन तो उसको तोड़ेंगे, और वो जिस दिन तोड़ेंगे लगभग 10-20% तोड़ेंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा 50% गेन साफ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पे सीधा 1700-1800 का भाव आ जाएगा। बट ठीक है, 2000 तक के लेवल्स तो बिल्कुल आ सकते हैं। और यहाँ पे एक और अगर अभी यहाँ पे टूटता है, अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये था हमारा पूरा डिटेल एनालिसिस। और उसके अलावा वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा आई बटन में, और फिर आप सोलारा का भी वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, मोरपेन लैब्स एक अच्छी कंपनी है जो यहाँ पे API के अंदर है, और वहीं पे सोलारा एक्टिव भी बहुत बढ़िया कंपनी है। तो ये सारी चीज़ों में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस। आज हमने सारी चीज़ें जान ली इसके बारे में, इसका बिजनेस कैसे होता है और ये शेयर क्यों गिरा है रिजल्ट के बाद, ये भी सारी चीज़ें हम लोग ने जानी है। अच्छा, इसकी कॉन कॉल्स के अपडेट हम लोग पिन कमेंट में छोड़ देंगे, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए सभी न्यूलैंड के शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएगा सभी तरह के फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक टिप्स और सारे इंसाइट्स के लिए। थैंक यू सो मच।